हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स। आज के वीडियो में खास करके मैं बहुत स्पेशल लेके आ रहा हूं आपके लिए। आज के मैं इस एक वीडियो में कंप्लीट हिंदी को अंग्रेजी बनाना सिखाने वाला हूं, जहां पे मैं अलग तरीके से पूरी टेंस एंड पूरी वॉइस सिखाने वाला हूं। नॉर्मली जब आप हिंदी को अंग्रेजी बनाते हैं तो इसके लिए अपने पास क्या है? टेंस है। जब भी आप हिंदी को अंग्रेजी बनाते हैं तो टेंस है। टेंस के फॉर्मेट में आप आधे सेंटेंस को बना पाते हैं। आधे को सेंस मतलब ये है, जो हम बात करते हैं वो एक्चुअली दो फॉर्मेट में होता है, एक एक्टिव में और दूसरा पैसिव में। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सिर्फ हाफ हमारा क्लियर होता है। जहां पे सब्जेक्ट काम करता है ये हम सीखते हैं, बराबर है। पैसिव में हम ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट काम करता नहीं, उस पर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप देखते हैं 500% हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, इसे आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टली भर पे काम करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, आप आसानी से इसे अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टेंस भी सिखाने वाला हूं एंड वॉइस भी सिखाने वाला हूं, और ये इतना आसान होगा कि आप आसानी से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। एम आई राइट गाइस? आप रेडी है? मैं आपके बोर्ड पे लेके चलूं? वेरी गुड। मैं जस्ट आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं, जब मैं अपलोड करूं तो ये आपके तक आ सके नोटिफिकेशन के जरिए, और आप समझ पाए कि वीडियो अपलोड हुआ है। उसे देख के ज्यादा से ज्यादा आप फायदा ले सकते हैं। हिंदी, ये है हिंदी, फाइन। ये अपने को आता है और हम लोग सीखने वाले क्या है? ये क्या है? ये है इंग्लिश, राइट। एंड हम जा रहे हैं इस हिंदी को क्या करने? अंग्रेजी बनाने के लिए। एम आई राइट? सी, हिंदी स्पीकर है, जब भी हम बात करेंगे दिमाग में हमारी हिंदी आएगा और इसी हिंदी को हम अंग्रेजी बनाने वाले हैं, राइट। इस हिंदी को जब आप अंग्रेजी में बनाने जाएंगे तो ये हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए ग्रामर एक सिर्फ फॉर्मूला देता है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यकीन मानिए, इस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में इतना पावर है कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, ये बना सकता है। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट समझेंगे, और हमारे आज के इस वीडियो का टेंस एंड वॉइस कंप्लीट इसी फॉर्मेट पे क्लियर होने वाला है। कोई भी हिंदी में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हमारे पास हिंदी को अंग्रेजी करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले कि हम हिंदी को अंग्रेजी करना सिखाएं, ये जरूरी है जानना कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, राइट, हमारा वर्ब कौन है एंड हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी नहीं लिखना है, ये तो वीडियो आ जाएगा ना, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझिए, ठीक है। और इनकेस अगर दिक्कत होता है तो हम सवाल कर सकते हैं। वेल, तो हम सबसे पहले समझेंगे ये जो हमारा पहला वर्ड है, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट कौन है? हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है? तो इसे सब्जेक्ट को जानने के लिए देखते हैं, जो काम करता है, या सेंटेंस में वो जो काम करने का काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। स्क्रीन पे हमारे वो हमारा ब्लर है कि वीडियो ठीक है? ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। या जिसके बारे में कहा जाता है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। तो काम करने वाला है ना, या जिसके बारे में कहा जाता है, ये दोनों हमारा कौन हुआ? सब्जेक्ट। कहा जाता है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आम खाता हूं। आम कौन खाता है? मैं खाता हूं।
आम मैं खाता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन हुए, सब्जेक्ट हुए। तो एक कह रहा है जो काम करता है और दूसरा कह रहा है या जिसके बारे में कहा जाता है। मैं बोलता हूं वह शिक्षक है, शिक्षक कौन है, वह है, तो वह के बारे में कहा गया, तो वह हमारा कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मैं बोलता हूं कि पेन रेड है, रेड कौन है, पेन है, तो पेन कौन हुआ, शिक्षक हुआ, सॉरी सब्जेक्ट हुआ, राइट। अब हम लोग देखते हैं हमारा वर्ब कौन है, एम आई राइट। यह है वर्ब, ये वर्ब कौन है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है, राइट। तो वर्ब क्या बताता है, सब्जेक्ट क्या करता है। वो दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, ये एक वर्ब हुआ। अगला सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है। तो सब्जेक्ट वर्ब कौन है, वो एक वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा वर्ब क्या बताता है, सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है। मतलब वर्ब तीन अलग तरह का होता है, एक वर्ब नहीं है, कितने वर्ब है, तीन है। एक वर्ब एक्शन बताता है, सब्जेक्ट क्या करता है वो एक वर्ब बताता है। दूसरा वर्ब बताता है सब्जेक्ट कौन है कहां है कैसा है, मींस उसकी वो पोजीशन को बताता है। और तीसरा वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। यही मेन बात समझना है कि तीन वर्ब है, डू वाला करने वाला, बी वाला होने वाला, एंड हैव वाला रखने वाला। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है, एंड आखिरी वर्ब बताता है सब्जेक्ट के पास, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या वो आई टीच इंग्लिश। तो मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। तो ये पढ़ाता हूं ये कौन बताता है, वर्ब बताता है। ये हो गया हमारा एक्शन वाला, कौन वाला, ये जो वर्ब है ये हमारा एक्शन वाला, ये वर्ब। दूसरा बोलता हूं मैं शिक्षक हूं, मैं कौन हूं, ये हमारा पोजीशन बताता है, ये बी से आया है, आई एम अ टीचर। यहां पे वर्ब कौन है, एम, यहां पे वर्ब कौन है, एम, राइट। अब तीसरा वर्ब सब्जेक्ट के पास क्या है। मैं बोलता हूं मेरे पास एक बाइक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ बाइक। तो ये हैव हमारे क्या है, यहाँ पे हैव हमारे क्या मेन वर्ब है, ये बताता है कि मेरे पास बाइक है। तो हैव हमारा वर्ब है। तो एक वर्ब होता है डू वाला, दूसरा वर्ब होता है बी वाला, और तीसरा वर्ब होता है हैव वाला। कोई दिक्कत है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कौन होता है, एम आई राइट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो हम लोग लिखते हैं जिस पे, ऑब्जेक्ट कौन है, जिस पे वर्ब का असर होता है, जिस पे वर्ब का असर होता है। मतलब कि वर्ब एक काम है, तो अगर होगा तो किसी पे असर तो होगा ना। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो काम की जानकारी देगा, और काम के होने से जिस पे असर होगा वो हमारा कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक डिफिनेशन तो ये कहता है। लेकिन चूंकि हमारा वर्ब सारा तो एक्शन वाला वर्ब है नहीं, अगर सब वर्ब एक्शन वाला होता तो फिर ये लिख के मैं छोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्ब बताता है मैं कौन हूं कहां हूं कैसा हूं, तो इसमें एक्शन नहीं है, तो एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट पे असर भी नहीं है। एक वर्ब बताता है मेरे पास क्या है, अब देख सकते तीन वर्ब, एक दो एंड तीन। तो मेरे पास क्या है, ये जो वर्ब है हमारा, ये वर्ब बताता है मेरी अधिकार को, तो यहां भी एक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन बोलता है जिस पे वर्ब का असर होता है तो कौन है, एंड या जो वर्ब के बाद आता है,
मतलब कि अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन वगैरह आता है तो उसे हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि वह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन होगा। तो जो वर्ब के बाद आता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है जिसपे वर्ब का असर होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है? जो वर्ब के बाद आता है। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल में तीनों बात करें तो मैं आम खाता हूं। खाता कौन है? मैं। तो मैं कौन हुआ? करता क्या हूं? खाता हूं। तो खाना क्या हुआ? एंड खाने से खत्म क्या हुआ? आम। आम। तो आम कौन हुआ? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो अपने पास सिर्फ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब कोई सेंटेंस आपके पास आए, राइट, और उस सेंटेंस को पढ़ने से ये लगता है कि काम जारी है, तो हम क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। मैं यहां पे लिखता हूं जब काम जारी है, मतलब कि सेंटेंस आपको मिला और आपने उसे पढ़ा। अब पढ़ने से एक फीलिंग आएगा कि काम अभी जारी है या पहले जारी था या खत्म है। तो राइट, तो हम बिफोर कहां लगाएंगे? जब काम जारी है या काम जारी था। हम क्या लगाएंगे? बिफोर। बिफोर का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर है। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। राधा गीत गा रही है, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। राधा गीत गा रही थी, ठीक है। राधा गीत गा रही है या राधा गीत गा रही थी। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? कि काम अभी जारी है। तो वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट बदलेगा नहीं। ये हमारा कौन है? राधा नाउन है, ये सब्जेक्ट है, काम करने का काम ये कर रही है। ऑब्जेक्ट कौन है? गीत है, सॉन्ग है, ये भी हमारा नाउन है। वर्ब क्या है? सिर्फ वर्ब है, तो ये बिफोर हमने लिख दिया। अभी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ भी क्या डालूंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? राधा। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? गीत गाना। तो गीत गाने का इंग्लिश क्या है? सिंग। एंड इसका बिफोर क्या होगा? एंड देन कोई दिक्कत है? नहीं। अभी दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट राधा, हमने लिखा राधा। अब क्या चाहिए? बिफोर। वर्ब क्या है? सिंग, इसको बिफोर बना देंगे। सिंगिंग क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है। दैट वेरी गुड। अब आप देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। ये और ये आप दोनों को देखिए। एक कह रहा है राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा अभी गीत गा रही है। दूसरा भी है राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। तो एक कह रहा है राधा गीत गा रही है, मतलब अभी गा रही है। तो दूसरा कह रहा है राधा गीत गा रही थी, मतलब पहले गा रही थी, है ना। हिंदी के सेंस में अंतर है, एक अभी गा रही है और एक पहले गा रही थी। आ रहा हूं मैं स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो दोनों क्या है? सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो मैं किसको है मानू, किसको हाँ मानू? मसला यहाँ फंसा, किसको है मानू और मैं किसको हाँ मानू। तो इस केस में ये पता चला कि वर्ब का बिफोर जिंदगी में कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी वर्ब का बिफोर आएगा, इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल आता है कितना तरह का हेल्पिंग वर्ब? दो तरह का, एक है वाला और दूसरा था वाला। मैं अभी गा वाली की बात तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पूरी सिस्टम अलग है। मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब को इसके लिए समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं है एंड गा। तो अगर बिफोर है वाला सेंटेंस हो, है हो तो हो या हूं, एक ही बात हुआ, है ना। और अगर कौन वाला सेंटेंस हो? था वाला। तो था वाला और है वाला होगा, तो बिफोर को है वाले में हेल्पिंग वर्ब मिलेगा इज, एम या आर। एंड था वाले में क्या मिलेगा? वाज और वेयर।
अब चूंकि यहाँ 3 और यहाँ 2 है तो ये समझना पड़ेगा कि हम किसको कहाँ लगाएंगे, एम आर आई। तो ये देखिए, ये जो एम है वो किसके लिए फिक्स है, आई के लिए। बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। राधा सिंगुलर है कि प्लूरल, राधा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड यहाँ हम क्या लगाएंगे, था है ना, था में सिंगुलर के पास क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, राधा वॉज सिंगिंग अ। कोई दिक्कत है, कंफर्म समझ गए आप, इसे देखिए, अगर दिक्कत तो बताइए, मैं आगे चलूंगा। अब ये 3 हम कहाँ लगाते हैं, ठीक है। जब काम आप सेंटेंस मिलेगा आप उसे पढ़िए। अब पढ़ने से अगर ये फील हो रहा है कि काम खत्म हो गया है तो कौन सा वर्ब लगाएंगे, वर्ब का भीतर लगाएंगे। जब काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, ठीक है। वर्ब का भीतर हम कब लगाएंगे, जब सेंटेंस कोई मिले और पढ़ने से ये समझ में आए कि काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, तो कौन सा वर्ब लगाएंगे। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अपना फॉर्मूला हमारे में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, राधा पटना गई है, राधा पटना गई है, ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राधा पटना गई थी। अब एक बात पूछिए, इसे पढ़िए, राधा पटना गई है, क्या ये लग रहा है खत्म है, गई है, चली गई है ना, तो काम खत्म है। तो हमारा पहला सेंटेंस बनकर कौन सा फॉर्म लेकर आया, दूसरा पढ़िए, राधा पटना गई पहले कभी, लेकिन ये भी काम खत्म हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में वर्ब कौन सा है, हम इसे बना देते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, राधा, अब क्या चाहिए, वर्ब। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो का भीतरी वन, कहाँ गई। जब हम कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, क्यों लगता है, इसे समझना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के चैप्टर में हम लेकर आएंगे प्रीपोजिशन, जहां हम आपको ये बताने वाले हैं। ऐसे इसका सेंस होता है के तरफ, मुंह से के तरफ आवाज आना जरूरी नहीं है। तो राधा गॉन, कहाँ गई, पटना, तो टू पटना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बनेंगे, दूसरा सेंटेंस क्या है, राधा पटना गई थी, तो क्या लिखेंगे, राधा गई थी मतलब सॉरी भीतरी चाहिए हमारा, यहाँ भी राधा हमने लिखा। अगला फॉर्म क्या है, डायरेक्टली वर्ब, वर्ब क्या है, गो, गो का भीतरी वन, तो कहाँ गई, टू पटना, राधा पटना, तो राधा गॉन टू पटना, राधा गॉन टू पटना, एम आई राइट। तो आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, ये है और ये दोनों एक है, जबकि एक सेंटेंस कह रहा है पटना गई है और दूसरा कह रहा है पटना गई, तो सेंस में अंतर है। भीतरी दोनों है लेकिन दोनों एक नहीं है। तो बात ये समझ में आया कि जैसे वर्ब का बिफोर काम अकेला नहीं कर सकता था, उसे किस चीज की जरूरत पड़ा, उसे जरूरत पड़ा हेल्पिंग वर्ब की, एम आई राइट। ऐसे ही इस भीतरी को भी क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। कितने तरह का हेल्पिंग वर्ब, 2 तरह का, एक है वाला, दूसरा मैं गा वाले की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, उसका मॉडल हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, वो मैं ऐड करूंगा इसमें आगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक चाहिए है वाला और दूसरा चाहिए था वाला। तो है वाले के पास, भीतरी के पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज एंड हैव। आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, भीतरी के पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एंड हैव, और अगर था वाला होगा तो क्या है, हैड। अब सवाल आता है हम किसे कहाँ लगाएंगे। तो ये हैज जो है वो लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा,
एंड हैव लगेगा जब सब्जेक्ट एक आई ही एक ऐसा वर्ड है जो खुद तो है सिंगुलर लेकिन वर्ब क्या लेता है प्लूरल, तो आई में हैव लगता है, ये एक्सेप्शनल है, वरना कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो खुद सिंगुलर होगा और वर्ब लेगा प्लूरल, क्योंकि वर्ब सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, V1 प्लूरल होता है एंड V5 सिंगुलर होता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आया सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज एंड सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, एम आई राइट? तो राधा सिंगुलर है कि प्लूरल? एंड हेल्पिंग वर्ब हमेशा लिखा कहां जाता है? वर्ब से पहले एंड सब्जेक्ट के बाद, फिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? राधा हैज गॉन टू पटना, क्योंकि राधा सिंगुलर है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे? राधा हैड गॉन टू पटना, और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी आएगा एंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसी तरह कोई दिक्कत? अगर सेंटेंस को क्या करना होगा तो इसे हम कहां लेके जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे और सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव, मतलब राइट ना, प्रश्नवाचक। एनी प्रॉब्लम? कंफर्म नॉट? क्या हम V2 पे चले? सीखेंगे अभी हम लोग V2। वर्ब है, इसका V2 हम कहां लगाते हैं? ठीक है, देखता हूं। जब आप किसी सेंटेंस को पढ़े और पढ़ने से यह समझ में आता है कि काम समाप्त हो गया, इसमें है एंड था नहीं होगा, है ना? तो जब काम समाप्त हो गया मतलब कि काम खत्म V2 में भी है, लेकिन इसमें सेंटेंस में है या था नहीं होगा, मतलब कि अपने पास काम खत्म के दो वर्ब का फॉर्म है, एक V3 और दूसरा V2। V3 में काम खत्म हो गया है और काम खत्म हो गया था, लेकिन V2 में क्या है? काम समाप्त हो गया। इसमें है एंड था नहीं होगा, क्लियर है? इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। अपने हराने में फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह पटना गया। आपने V4 V3 में देखा वह पटना जा रहा है, वह पटना जा रहा था। V3 में देखा वह पटना गया है, वह पटना गया था। लेकिन यहाँ पे V2 वाले में हम दूसरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि V2 एक ऐसा वर्ड है जिसे कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस रहेगा, इसका दूसरा हम नहीं बना सकते। तो मैं एक काम करता हूं, आपके समझाने के लिए एक नया अलग से सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है? जैसे दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं कि राधा गीत क्या की गाई। अब हमारे पास सेंटेंस आ गया, वह पटना गया, राधा गीत गाई। हम ऊपर ऑलरेडी क्लियरली लिख चुके हैं कि जब काम समाप्त हो गया, है ना, इसमें है या था नहीं होगा, तो हम क्या लगाएंगे? अब ये देखिए, वह पटना गया, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया ना, चला गया। अब मुझे क्या पता कहाँ है, क्या है, चला गया, है ना? दूसरा क्या है? राधा गीत गाई। कौन सा फॉर्म दोनों में लगा? हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? वाह, ठीक है? गया मतलब लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे हम? ही। जाने का इंग्लिश गो, एंड गो का V2 वेंट। गो का V2 ही वेंट। कहाँ गया? टू पटना, वह पटना गया। अगला क्या है? राधा गीत गाई, तो हम क्या करेंगे? राधा सिंग का V2 sang। क्या? सॉन्ग। So Radha sang a song. राधा sang a song, बराबर है? वह पटना गया, he went to पटना, राधा गीत गाई, राधा sang a बन गया।
क्या इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? नहीं। B2 के पास किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन मानते हैं अगर सेंटेंस में होगा क्या, तो ग्रामर बोलता है क्या बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहां लाना पड़ेगा? सब्जेक्ट से बाहर। मान लेते ये आपने समझ किया। आगे हम बात करें, मान लो एक सेंटेंस है कि क्या वह पटना गया। क्या सेंटेंस है? क्या वह पटना गया। अब क्या के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और चाहिए। किसका हेल्पिंग वर्ब? वर्ब का। लेकिन क्या वेंट के पास कोई हेल्पिंग वर्ब है? अब फंस गया है वहां पर। तो जब V2 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसे बाहर चाहिए तो ये क्या करेगा? उधार लेगा। क्योंकि क्या बनाने के लिए बगैर हेल्पिंग वर्ब लाए हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर क्या बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर आना पड़ेगा। इज इट ओके? कंफर्म? वेरी गुड। तो मैं यहां पे लिखता हूं V2 को क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? हेल्पिंग वर्ब बोरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज जरूरत है वो ले लेगा, कल जरूरत खत्म हो जाएगा तो वापस कर देगा। ठीक है, तो इस V2 को लेना पड़ेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। कारण क्या है? तो V2 को हेल्पिंग वर्ब लेने के कारण है सेंटेंस में क्या का होना या सेंटेंस में नहीं का होना। इसे क्या मिलेगा? तो V2 को मिलेगा, क्या मिल रहा है? डिड। V2 को कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिलेगा? ये बना कहां से है तो देख लेते हैं। V1 होता है डू एंड V2 होता है डिड। ठीक है, तो V2 अपने आप में प्रेजेंट है कि पास्ट? V2 प्रेजेंट है कि पास्ट है? बताइए। पास्ट है। कैसे? V1 तो प्रेजेंट है, V2 ऑलरेडी पास्ट है। तो जब ये वेंट को हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ रहा है बोरो में, क्या लेना पड़ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या मिल रहा है? डिड। तो डिड प्रेजेंट है कि पास्ट? तो हम यहाँ क्या रखेंगे? डिड। अब ये डिड आ गया तो सेंटेंस प्रेजेंट में माना जाएगा कि पास्ट माना जाएगा? अगर डिड आ गया तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट माना जाएगा। तो अब ये दोबारा पास्ट नहीं हो सकता, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म में लेके जाएंगे। एंड वर्ब का जो अपना ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? वर्ब का अपना ओरिजिनल फॉर्म कौन सा फॉर्म है? क्या है? कौन सा फॉर्म है? V1 है, गो है। तो हमारा ये वेंट क्या बदल जाएगा? ओ, अब हो गया डिड ही। मैं इधर बात करूं, डिड ही गो टू पटना। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि V4 लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था, है ना? V3 लगाएंगे जब काम समाप्त हो गया है या समाप्त हो गया था। V2 लगाएंगे जब काम समाप्त हो गया। V4 के पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बगैर वो काम नहीं करेगा। इज, एम, आर या वाज में। V3 के पास हेल्पिंग वर्ब है, वो उसके बगैर काम कभी नहीं कर सकता है। इसके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैज, हैव और हैड। V2 के पास ओरिजिनल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पे क्या और नहीं की वजह से V2 को हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। और क्या मिलेगा? डिड मिलेगा। राइट, लोग सीखने जा रहे हैं अभी वर्ब का B1 और B5 हम कहां लगाते हैं। नो प्रॉब्लम। जब 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 V4 कॉमा B3 या V2 फिट नहीं होता है, नहीं होता है। सेंटेंस क्या कर है? V1 V5 हम लोग कहां लगाएंगे? तो मान लो आपके पास कोई सेंटेंस आया, वर्ब के सिर्फ 5 फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 एंड V5। तो हर हाल में, हर कीमत में, हर सेंटेंस में किसी एक फॉर्म को आना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। तो अगर मेरे पास कोई सेंटेंस आता है, उसे हम पढ़ेंगे, राइट? तो आपने V4 में पढ़ा काम जारी, चाहे है या था। V3 में पढ़ा काम खत्म हो गया है या था। V2 में पढ़ा काम समाप्त हो गया। एम आई राइट? तो जब V4 V3 V2 नहीं लगता है, मतलब काम जारी नहीं है, काम खत्म नहीं है, तो हर हाल में हम वहां क्या लगाएंगे? V1 और एंड V1 V5 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर V4 नहीं है, V3 नहीं है, V2 नहीं है, तो क्या लगेगा? सिर्फ
इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अपना फॉर्मूला क्या है राल में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुंबई, आप मुंबई चले जाओ। सेंटेंस क्या है? आप मुंबई चले जाओ। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राधा गीत गाती है। पैसिव को समझने के लिए वर्ब का एक्टिव समझना पहले जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये कभी नहीं समझ सकते आप। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो एक्टिव सीख रहे हैं। ठीक है, तो राधा गीत गाती है एंड आप मुंबई चले जाओ, दो सेंटेंस है अपने पास में। अब आप देखिए अपने पास क्या क्या फॉर्म है वर्ब का, B4, B3, B2 एंड B1। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले आपके समझ के लिए, B4, B3, B2 एंड B1, B5, ये फॉर्म अपने पास है। पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या है पहला सेंटेंस? आप मुंबई चले जाओ। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या अभी आप मुंबई जा रहे हैं? क्या आप मुंबई जा रहे हैं? तो B4 लगेगा क्या? नहीं लगेगा, काम जारी नहीं है। फिर से पढ़िए, आप मुंबई चले जाओ। क्या आप मुंबई जा चुके हैं? जाने का काम हो गया? नहीं ना। तो यहां देखिए B3 भी नहीं लगेगा। ठीक है, B2 क्या बोलता है? काम समाप्त हो गया, आप मुंबई चले जाओ। चले गए, काम न जारी है ना खत्म है। तो ना B4 लगा, ना B3 लगा, ना B2 लगा, फिर क्या लगेगा? B1, B5 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस में हमारे अभी क्या आया यहाँ पे? या तो B1 आएगा और B5 आएगा। कोई दिक्कत है? दूसरा सेंटेंस पढ़िए आप, राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है, तो क्या अभी गा रही है? क्या अभी गा रही है? अफजल, आप भूल जाओ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप मेरे से बात कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मान लो, क्या राधा अभी गीत गा रही है? अगर आप कहेंगे हाँ कंफ्यूजन है, तो मैं एक बात बोलता हूं, मैं आम खाता हूं, आम मेरे हाथ में है। अरे आम मेरे हाथ में है, क्या मैं खा रहा हूं? तो मैं आम खाता हूं का मतलब ये नहीं होता मैं अभी खा रहा हूं। आम मैं खाता हूं का मतलब होता है आम मुझे पसंद है, जब जब मिलता है मैं खाता हूं, खाया करता हूं, लेकिन अभी खा रहा हूं नहीं। तो ऐसा ही राधा गीत गाती है, गाती है जब मर्जी तब गाती है, क्या अभी गा रही है? तो वर्ब का B4, B3, B2 नहीं लगेगा। तो दोनों ही सेंटेंस में हम लोग कहां आ गए? B1, B5। अब हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप, तो क्या लिखेंगे? यू। पता नहीं, माय लिप्स इज ड्राइंग एक्चुअली। अपने को नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट क्या चाहिए? वर्ब। ठीक है, वर्ब कौन है? जाना, जाने का इंग्लिश गो, जाने का इंग्लिश गो है, राइट। तो ये हमारा प्लुरल है, B1 प्लुरल होता है तो B1 ही रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यू गो। कहां जाओ? तो हम जहां जाते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। इसका सेंस होता है के तरफ। हिंदी के सेंटेंस में के तरफ मुंह से आवाज आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यू गो टू, कहा? ये बन गया आप मुंबई चले जाओ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, राधा गीत गाती, ये भी B1, B5 का केस है। तो क्या लिखेंगे? राधा गीत गाने का इंग्लिश सिंग, SING, सिंग का B5। अच्छा B5 क्यों होगा? वर्ब B1, देखिए सिंगुलर एंड प्लुरल, नाउन प्रोनाउन होता है एंड वर्ब होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो ग्रामर का रूल है कि सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब को भी प्लुरल ही होना पड़ेगा। तो B1 वर्ब का प्लुरल फॉर्म है एंड B5 वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। तो ये हमारा राधा सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का फॉर्म। तो गीत गाने का इंग्लिश क्या होता है? SING, इसमें क्या लगेगा? तो राधा सिंग्स क्या
और सॉन्ग, राधा गीत गाती है, राइट। तो आप इस तरह से बन गया। आप मुंबई चले जाओ, यू गो टू मुंबई एंड राधा गीत गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, बन गया। कोई दिक्कत है? मतलब ये कि V1 V5 को किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हो आराम से दोनों बन गया, इसे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ा। इतना तक समझ में आ रहा है? पक्का? अब सवाल ये आता है, चूंकि V1 V5 के पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मान लो हम आगे आप बात करें इस पे, अगला सेंटेंस मान लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है क्या राधा गीत गाती है। क्या लिखा है? क्या राधा गीत गाती है। ग्रामर बोलता है वो सेंटेंस जो यस नो क्वेश्चन वाला होगा, मतलब ऐसा सवाल जिसमें हम जवाब हाँ या ना में देंगे, उस क्या को करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना पड़ेगा। तो ये क्या तो है, लेकिन यहाँ पे इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो लाएंगे कैसे? और इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और वर्ड क्या का काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे सर WHAT व्हाट एक वर्ड है, ले आइए। वो क्या नहीं है, वो क्या सामान है, क्या बात है। जैसे देखो तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये क्या है या सामान है? तुम क्या सोच रहे हो, ये क्या है या सोच का बात है? तुम क्या कर रहे हो, वो काम है। ध्यान दे रहे। तो यहाँ पे हम WHAT व्हाट नहीं ला सकते, हेल्पिंग वर्ड चाहिए, लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये V1 V5 क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब को बोरो करेगा। मैं इसे पहले हटा देता हूं। तो क्या और नहीं की वजह से हेल्पिंग वर्ब को ये क्या करेगा? बोरो करेगा, क्या और नहीं की वजह से। तो ये है हमारा V1 V5, ये करने जा रहा है बोरो, उधार लेने जा रहा है। आज जरूरत है ले लेगा, कल जरूरत खत्म हो जाएगा वो वापस कर देगा। हम पैसिव में दिखाएंगे, वहां वापस करना पड़ता है, ठीक है। पैसिव बताने में 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ वर्ब क्या बदलता है यही बताना पड़ता है, और पहचान सारा कहानी एक्टिव में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट वाला है अपना, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी इसको वर्ब को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, V1 V5 को क्या चाहिए? HV मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ये बोरो कर रहा है। तो इसे क्या मिलता है और क्यों चाहिए? दो कारण से चाहिए। अगर सेंटेंस में क्या होगा और सेंटेंस में नहीं होगा, तो V1 V5 को भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ता है। तो इसे मिलेगा क्या? V1 को मिलता है डू, दिख रहा है स्क्रीन पे, V1 को मिलता है डू एंड V5 को मिलता है, V5 को मिलता है, क्या मिलता है? डज, ये डी है। V5 को मिलता है डज और V1 को मिलता है डू, ये V1 को डू एंड V5 को डज। कोई दिक्कत? अभी देखिए अपने पास यहां हेल्पिंग वर्ब लाना है, ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का? V5 है, तो क्या मिलेगा? डज मिलेगा। तो हम यहां क्या रखेंगे? यहां क्या रखेंगे? डज राधा। अब ये V5 का काम हो गया, और ये सपोर्ट किसको कर रहा है? इस वर्ब को। तो यहां डबल V5 नहीं होगा, यहां से S गायब हो जाएगा। अब डज राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गीत गाती है। तो V1 V5 बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम क्या और नहीं कर सकता है, इसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। V1 को उदाहरण में डू मिलेगा और V5 को डज मिलेगा। और अगर V2 को भी उदाहरण में लेना होता है तो क्या मिलता है? डिड मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आप अगर समझने में थोड़ी भी कसर होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं, या आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, लेकिन आप साथ नॉर्मली 8 बजे रात के बाद फोन कीजिए, या आप 12 से 2 के बीच में आप फोन कर सकते हैं, नॉर्मली मैं फ्री रहता हूँ। इट्स ओके। ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये मैसेज जो भाई स्टूडियो में देख रहे हैं ना उनके लिए। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं, और इस एक वीडियो में पूरी टेंस एंड वॉइस पढ़ा रहा हूं, जो 1 घंटे में आप कंप्लीट सीख सकते हैं, और ये आसान भी है। समझ गए? आगे हम लोग बात करें, वेरी ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हमारे 2 रास्ते काम करता है, एक एक्टिव के रास्ते और दूसरा पैसिव के रास्ते। ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं अपने पास फॉर्मूला कितना है? एक। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस
वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा आप इसे अंग्रेजी में बना सकते हैं, बराबर है, इस एक फॉर्मूले से। तो मैं अभी सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बात हो चुका है कि जो काम करता है या जिस पे काम होता है, तो जो करता है वो सब्जेक्ट है और जिस पे होता है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बात करूंगा आपके सेंटेंस को बनाने में, और चेंज अगर कहीं होता है अफजाल तो कहां होता है, सिर्फ वर्ब में होता है। तो अब आप ये बात जान चुके हैं कि बदलाव जितना होना है वो सिर्फ होना है वर्ब में। अब वर्ब के फॉर्म कितने हैं, पांच फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। टोटल वर्ब कितने हैं अलग ग्रुप के, तीन। अपने पास वर्ब तीन तरह का होता है। कौन कौन वर्ब होता है, पहला वर्ब होता है डू, करने वाला, ये क्या बताएगा, सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, दूसरा वर्ब अपने पास क्या होता है, बी, होने वाला, सब्जेक्ट ये बता, मतलब ये वर्ब ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है एंड सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, और तीसरा वर्ब होता है हमारा हैव। आपकी पूरी कहानी में, पूरी टेंस एंड वॉइस में अगर कहीं कोई बात करना है तो वो सिर्फ वर्ब है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम इनोसेंट है, इसमें कोई चेंजेस और टेंशन की जरूरत नहीं है। अपने पास कितने वर्ब है, वर्ब के पांच फॉर्म तो है लेकिन वर्ब तीन है। डू मतलब वो सारे वर्ब जहां पे करने का मीनिंग होगा, जैसे ईट मतलब खाना, मतलब खाने का काम करना। गो मतलब जाना, मतलब जाने का काम करना, राइट ना। स्लीप मतलब सोना, मतलब सोने का काम। तो जितने करने वाले वर्ब है सब कहां रहेंगे, तो आप कंफर्म हो लीजिए जितने करने वाले वर्ब यहां पे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ब कौन से ग्रुप में रहेंगे, इस डू के ग्रुप में रहेगा, दो को छोड़ के, एक बी और दूसरा हैव। ठीक है, तो ये बी एंड हैव, जैसा कि वर्ब के रास्ते चलने के कितने हैं पता है, इस वर्ब के चलने के रास्ते दो है, एक है एक्टिव और दूसरा क्या है, आप बोल सकते हो, पहला क्या है एक्टिव, दूसरा क्या है पैसिव। तो इस वर्ब का जो करने वाला वर्ब है, इस वर्ब का सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनेगा। इसकी एक्टिव तो है, इसका एक्टिव तो है लेकिन पैसिव नहीं है, क्योंकि ये एक्शन नहीं है ना, काम नहीं बताता है ना। इस वर्ब का एक्टिव तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो नहीं है। अगर एक्टिव पैसिव दोनों है तो वो सिर्फ किसका है, ये डू वाले का एक्टिव भी है और डू वाले का पैसिव भी है। डू यू अंडरस्टैंड। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जब हमारा फॉर्मूला सिर्फ एक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब के जो डू वाले वर्ब है, ओके, V4, V3, V2, V1, V5 जो है, जो हमारा सेंटेंस बनाता है, जब ये पैसिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा। आगे बात करें हम लोग, तो हम लोग अभी आप सिर्फ किस पे बात करने वाले हैं, इससे बात करने वाले हैं, क्योंकि सेंटेंस के रास्ते दो हैं चलने के, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं, इसको मिटा दें, कंफर्म। ठीक है, ठीक है, मैं क्या बोला, इस वर्ब के कितने रास्ते हैं, डू वाले के दो रास्ता है, एक हो गया एक्टिव का रास्ता, ठीक है, अब दूसरा हो गया पैसिव का रास्ता। तो जैसा कि आप जान गए कि किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, तो आप ये भी जानना जरूरी होगा कि हमारा जो हिंदी है वो एक्टिव के रास्ते जा रहा है कि पैसिव के रास्ते जा रहा है। तो आप देखिए एक्टिव पैसिव में अंतर क्या है। एक्टिव में यहां दिख रहा है क्या, कंफर्म, यहां सब्जेक्ट खुद काम, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस एक्टिव के रास्ते जाएगा कि पैसिव के रास्ते, तो आप सब्जेक्ट पे चले जाइए। एक्टिव के रास्ते में क्या बोला गया है, यहां सब्जेक्ट खुद काम करता है, और यहां पैसिव के रास्ते में यहां सब्जेक्ट पे काम किया
जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, वर्ब के दो रास्ते, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, अभी चूंकि आप एक्टिव हिंदी के एक्टिव को पैसिव नहीं बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट पैसिव सेंटेंस ही आने वाला है आपके पास। क्योंकि हम बात करते हैं ना, तो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, सेंटेंस ही डायरेक्ट पैसिव आता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, मैं किसी को कहता हूं मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, तो ये सेंटेंस क्या है, समझना पड़ेगा। गया है तो भीतरी तो है, लेकिन क्या ये नॉर्मल है? नहीं। तो हम देखें, क्या हमने देखा कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो अगर आपको पता है सेंटेंस जितने भी हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म कितना है, 5 है, तो यही 5 फॉर्म या तो एक्टिव में होगा, या क्योंकि वर्ब के अलावा सेंटेंस में कहीं पे और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, बदलना किसको है, वर्ब। तो मैं यहां लिखता हूं कि मान लो यहां पे एक्टिव में क्या है, B1 और B5 है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। पैसिव में सॉरी एक्टिव में B2 है, एक्टिव में B3 है और B4 है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि B1 B5 लगाते हैं जब B4 B3 B2 नहीं लगता है, am I right? तो ये एक्टिव में अगर B1 B5 होगा, तो ये B1 B5 जब ये पैसिव जाएगा तो ये बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा इज, एम, आर एंड देन प्लस B3। मतलब के हमारे पास सेंटेंस आया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले हम चेक करेंगे वर्ब का फॉर्म कौन है और फिर डिसाइड करेंगे इसका रास्ता कौन होगा। तो एक्टिव में चलेगा तो B1 B5 रहेगा, और यही B1 B5 अगर पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, इज एम आर प्लस B3। ठीक है, अब अपने पास वर्ब का कौन सा फॉर्म बचा, B2। B2 जब पैसिव के रास्ते जाएगा तो यहां क्या बनना है, वाज और वर एंड देन प्लस B3। ठीक है, यही अगर B3 एक्टिव के रास्ते जाएगा तो B3 रहेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, है जब हेड है। लेकिन ये जब B3 पैसिव के रास्ते जाएगा तो ये B3 के जगह पे क्या बनेगा, बिन एंड देन प्लस B3। ठीक है, यही अगर B4 अगर ये B4 पैसिव के रास्ते चलेगा तो ये क्या बन जाएगा, बीइंग एंड देन प्लस B3। देखिए आपके पास सेंटेंस आया, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस आ जाए, इस 5 फॉर्म से तो बनेगा ना, क्योंकि इसके पास तो वर्ब है ही नहीं। इसके अलावा सेंटेंस काम जारी दिखेगा तो हम क्या बनाएंगे, खत्म दिखेगा तो खत्म है, या खत्म था तो B3, गया पे रुक गया तो समाप्त तो है लेकिन गया पे रुक गया तो B2। एंड अगर ये तीनों नहीं लगा तो अगर एक्टिव के रास्ते आएगा तो इसको फॉलो करेंगे। मतलब कि ये सिर्फ बदलाव कहां मैं दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब इससे पहले सब्जेक्ट होगा, और जरूरत हुआ तो इससे पहले ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। तो ये अगर आपको याद हो जाए तो आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके इस चारों वर्ब के फॉर्म 5 है, लेकिन स्टेप 4 ही है, क्योंकि B1 B5 दोनों एक साथ हो गया। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। इसको पहले यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं, और तब यहाँ पे मैं सेंटेंस का एग्जाम्पल एक एक करके दिखाता हूं कि देखो ये काम कैसे करता है। अब आप सीखेंगे, अभी जो आपका एग्जाम अभी टेस्ट हुआ था ना, अब आप ऑलरेडी देखे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि हम रिलेशन दिखा पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के दो रास्ते हैं, है ना, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, ठीक है। अब देखिए B1 B5 क्या बन रहा है, इज, एम, आर एंड देन प्लस B3। ठीक है, अगला फॉर्म क्या है, B2। पैसिव में क्या बन रहा है, वाज और वर प्लस B3। ये अगला फॉर्म क्या है, B3। ये क्या बन रहा है, बिन प्लस B3। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, B4। ये पैसिव में क्या बन रहा है, बीइंग प्लस
B3। ये मैं यहाँ पे ऐसा करके छोड़ देता हूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि ये हमारा स्ट्रक्चर है जो आपके कंप्लीट हिंदी को अंग्रेजी में बना देगा, ठीक है। राइट मेहर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब या तो इस रास्ते से चलेगा और इस रास्ते से चलेगा। और हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं? डू वाला, करने वाला। बी वाला जो होने वाला है उसके पैसिव नहीं होता है, क्योंकि वो एक्शन नहीं बताता ना। हैव ये अधिकार बताता है, इसका भी पैसिव नहीं होता है। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पहले मैं किसका एग्जांपल लेता हूं? पहले एग्जांपल लेता हूं हम B1 और B5 का, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे हम लिख देते हैं B1 और B5, ये हम पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। सेंटेंस ये है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। सेंटेंस क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना। अपना फॉर्मूला हर हाल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन है। कोई दिक्कत है? हेलो मैम आयशा, कंफर्म समझ आ रहा है? सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है? मैं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है? अंग्रेजी है। और ये दोनों कभी बदलता तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को क्या चेक करना है? वर्ब। तो आप पढ़ के देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो अभी पढ़ा रहा हूं या पढ़ाया करता हूं? सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से क्या मीनिंग निकल रहा है? अरे मेरा भाई, मैं आम खाता हूं, बोलो अभी खा रहा हूं। तो फिर तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या ये काम अभी जारी है? नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग कहता है मैं पढ़ाया करता हूं, जब जब मेरा टाइम होता है मैं पढ़ाता हूं, लेकिन क्या अभी पढ़ा रहा हूं, इससे ये क्लियर नहीं होता। तो हमारा वर्ब ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये दोनों कभी बदलने वाला नहीं है। तो हमारा वर्ब का फॉर्म कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ये हमारा पे वर्ब का फॉर्म आ रहा है या तो B1 और B5। अब हम इसे चेक करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब है इसके रास्ते कितने हैं? एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पहले वर्ब का फॉर्म क्लियर करेंगे और तब चेक करेंगे कि ये एक्टिव के रास्ते जाएगा कि पैसिव के रास्ते जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसको चेक करने के लिए हम कहां जाएंगे? सब्जेक्ट पे जाएंगे। अब आप चेकिए, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं किसी को पढ़ाता हूं या कोई मुझे पढ़ाता है? मैं किसी को पढ़ाता हूं। तो एक्टिव का पहचान आपने क्या सीखा? सब्जेक्ट खुद काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटेंस हमारा किस रास्ते जाएगा? एक्टिव के रास्ते जाएगा। तो एक्टिव के रास्ते में B1 B5 क्या है? मतलब कि B1 B5 में हम कुछ चेंज करने वाले नहीं है, है ना। तो अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई, लिख दिया। अब क्या चाहिए? वर्ब। तो आई है। आई एक अकेला ऐसा वर्ड है जो खुद है सिंगुलर, लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल, क्योंकि आई सेल्फ स्ट्रांग है, वो कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। तो हम क्या लगाएंगे? आई, पढ़ाने का है ना, तो इट नहीं होगा, तो क्या होगा? आई टीच। टीच वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, B1 प्लूरल फॉर्म है एंड B5 सिंगुलर फॉर्म। तो अगला आई टीच एंड देन इंग्लिश। क्या है? आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कंफर्म? ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे हम अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं B1 B5 पे, चेक करते हैं कि वो एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, मुझे अंग्रेजी, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, अब आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अब सेंटेंस हो गया, अब सेंटेंस हो गया, मैं बदल देता हूं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। चलो
अब आप बताइए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1 V5। चूंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि अभी है या खत्म है। देखिए वर्ब के 3 स्टेज होंगे, या तो जारी होगा काम या खत्म होगा, और अगर ये दोनों नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा? V1 है V5 होगा। कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर लगता है गलत हो सकता है, कोई और आ जाएगा तो आप सवाल करके देखिए। मेरे के पास 5 फॉर्म है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। राइट, ठीक है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट मिला हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट है, एम आई राइट? सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है जो वर्ब से पहले आता है या जिसके बारे में कहा जाता है। तो अंग्रेजी किसको पढ़ाया जाता है? मुझे। तो मैं कौन हुआ? मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब बात ये आता है, जब इसे पढ़िएगा मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो V1 V5 तो है। अच्छा, मैं को एस में मुझे कर देता, ठीक है, वो तो लिखा हुआ था ना, इसलिए वो रह गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो यहां पे क्या रहेगा? मुझे बराबर है। तो अब आप वर्ब का फॉर्म चेक कर लिए, V1 V5 है। रास्ता चेक करना पड़ेगा, ये एक्टिव है कि? तो मैं पढ़ाता हूं या कोई मुझे पढ़ाता है? बोलो, मैं किसी को पढ़ाता हूं या कोई मुझे पढ़ाता? पैसिव का पहचान क्या है? जब सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है तो पैसिव है। तो ये मेरे पे पढ़ाने का काम कोई और, तो इस बार हमारा जो सेंटेंस है वो किस रास्ते जाएगा? पैसिव के रास्ते जाएगा। और आपको पता है, यहां देख सकते हैं कि V1 V5 जब पैसिव के रास्ते जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इजमार प्लस, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, इज लेगा, एम लेगा के आर लेगा। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे मैं, आई। अब चाहिए V1 V5, कौन चाहिए? V1 और V5 चाहिए। लेकिन चूंकि V1 V5 का रास्ता हमारा पैसिव है, तो रास्ता पैसिव है मतलब वो V1 V5 नहीं आएगा। इसी V1 V5 के जगह पे पैसिव में क्या आएगा? तो आई किसके साथ फिट होगा? तो आई एम, एंड पिच का भीतरी, आई एम, पिच का भीतरी टाउट। तो क्या बोलेंगे? आई एम टाउट। क्या पढ़ाया जाता है? इस तरह से ये क्लियर हो गया कि V1 V5 एक्टिव में होगा तो V1 V5 होगा, एंड अगर पैसिव में होगा तो क्या होगा? इज एम आर। तो ये हमारा इज एम आर पैसिव का V1 V5 होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इज एम आर पैसिव में, V1 V5 पैसिव में इज एम आर हो गया। तो आई एम टाउट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। कंफर्म, क्लियर है? आगे चले हम लोग, अगला 5-7 मिनट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आगे देख रहे हैं वर्ब का V2। ठीक है, इसको एक्टिव में भी समझते हैं, पैसिव में भी समझते हैं। ठीक है, अब आपको पता है V2 कहां लगाते हैं? जब काम समाप्त हो गया, है ना? ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाया। चलिए, अब मेरे पास सेंटेंस क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाया। अपना फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। इंग्लिश कौन है? ऑब्जेक्ट। अपने को करना क्या है? कंफर्म, वर्ब का फॉर्म। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का काम, अंग्रेजी पढ़ाने का काम समाप्त हो गया। कंफर्म। और है एंड था अगर नहीं होगा तो फिर कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V2। अब इस V2 के रास्ते चलने के कितने हैं? 2, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब का V2 क्लियर है, एंड ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं है। तो क्लियर करेंगे रास्ता, कहां जाएंगे? सब्जेक्ट के पास, क्योंकि सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव, और सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा तो पैसिव। तो हम सब्जेक्ट के पास आते हैं। मैंने अंग्रेजी किसी को पढ़ाया या किसी ने मुझे पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। तो मैं सब्जेक्ट काम किया, तो हम कौन से रास्ते जा रहे हैं? कौन सा रास्ता?
एक्टिव, तो एक्टिव रास्ता है तो हम क्या लिखेंगे पहले, आई। कौन सा फॉर्म चाहिए हमें, V2, क्योंकि एक्टिव का V2 क्या है, सिर्फ V2 है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो क्या लिखेंगे आई। पढ़ाने का इंग्लिश टीच, एंड टीच का V2 टाउट, तो क्या वो आई टाउट, क्या इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, आई टाउट इंग्लिश, डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा V2 है, और चूंकि एक्टिव है तो सिर्फ टीच का V2 टाउट हो गया और काम हो गया, राइट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ऐसा आप ऐसे रहने दीजिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, क्या सेंटेंस क्या आप, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। अब आप देखिए यहां भी हमारा वर्ब का फॉर्म कौन है, V2 है, एम आई राइट, कौन सा फॉर्म है, V2 है, V2 हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट भी क्लियर है, ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, वर्ब कौन सा फॉर्म है, V2, ये भी क्लियर है, लेकिन हमारा रास्ता कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब कितने रास्ते चलेंगे, दो, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, और हर हाल में हर सेंटेंस के लिए इतने वर्ब का फॉर्म है, कोई और वर्ब का फॉर्म अपने पास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव, तो हमारे पास V2 मिला रास्ता। अब देखिए मैंने किसी को पढ़ाया है, किसी ने मुझे पढ़ाया, किसी ने मुझे, तो हम कहां चले गए, कौन से रास्ते में हम चले गए, पैसिव के रास्ते, और यहां आएंगे V2 पैसिव के रास्ते में क्या लेकर आएगा, वाज वे प्लस कंफर्म, वाज सिंगुलर है एंड वर्ब प्लूरल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पहले, आई, फिर क्या लिखेंगे, वाज, वर्ब लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वर्ब प्लूरल होता है और वाज सिंगुलर होता है, तो आई वाज क्या, V3, टीच का V3 टाउट, क्या पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया गया, अब हो गया आई वाज टाउटिंग। अब पहला देखिए, पहला क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ाया, आई टाउट इंग्लिश, अब मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया, आई वाज, मैं बोलता हूं उसे दावत दिया गया, क्या बनिएगा, आप बनाइए, ऑडियंस आप बनाइए, उसे दावत दिया गया, क्या बनाएंगे, उसे दावत दिया गया, तो उसने किसी को दिया या किसी ने इसको दिया, किसी ने उसे दिया, तो ये एक्टिव है कि पैसिव, तो क्या बनेंगे, ही वाज इनवाइटेड, उसे दावत दिया जाता है, बराबर कौन सा फॉर्म है, V1 एंड V5, और ये उसे दावत दिया जाता है, मतलब कोई उसे देता है, पैसिव हुआ, क्या बोलेंगे, ही इज इनवाइटेड। इस तरह से V1 V5 का एक्टिव पैसिव, मतलब आपने दोनों डायरेक्शन देख लिया, V2 का भी दोनों डायरेक्शंस देख लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं V3 कहां लगाते हैं, ये ऑलरेडी क्लियर है, जब सेंटेंस मतलब के V3 लगाने के लिए काम का खत्म होना जरूरी है एंड था के साथ, और इसका हेल्पिंग वर्ड क्या है अफजाल, V3 के पास हैज, हैव और हैड, है में हैज, हैव एंड था में हैड, तो क्या मैं V3 भी दिखा दूं, अब V4 भी दिखाएंगे, खत्म हो जाएगा, 2 + V1 को बाद में डील करेंगे, ठीक है, 5 मिनट बस, डन। बेटा दे, भूख लगा, आई हैव बिरयानी आउटसाइड इन माय ऑफिस, Rafat, that biryani which is ready there na, keep it some more time, when I tell you then bring for them, okay। एन ऑडियंस आप भी खा सकते हैं, दे आर माय स्टूडेंट, वे लोग बैठे हैं अंग्रेजी सीख रहे हैं, लंबे समय से क्लास चल रहा है, तो आप अगर खाना चाहें तो पैसा मैं भेज दूंगा, आप जाके होटल में खा लेना, ठीक है, जो वेज बिरयानी खाते हैं वो वेज, जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खा लेना, इट्स ओके। हाँ आपको कह रहा हूं मैं, अगर सब्सक्राइब अभी में नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से करो, आप वीडियो देखना है आपको, हर वीडियो को आपको मिलेगा, राइट है, ठीक है, रहने देंगे वीडियो में, हाँ हाँ ऑडियंस यस रहेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग कौन सा फॉर्म देख रहे हैं वर्ब का, V3, आपको पता है वर्ब का V3 कहां लगाते हैं, जब काम खत्म हो गया है या खत्म हो गया था, और वर्ब का V3 कभी अकेला नहीं आता, V3 एक्टिव के रास्ते V3 रहेगा और पैसिव के रास्ते बिन प्लस, ये याद रखना है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं, डियर ऑल, क्या सेंटेंस है, जोर से बोलिए, हरम, मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं, तो हमारा हर हाल में फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? क्या है बोलो, क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? अपना सब्जेक्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर है, और ये बदलता नहीं है। बदलना किसको है? वर्ब को। तो वर्ब कौन है? सेंटेंस पढ़ने से क्या सेंस लगता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं, मतलब के पढ़ाने का काम खत्म हो गया। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है इसमें? वर्ब का भी3। अरे हाँ, खत्म हो गया तो तीन ही तो स्टेज है, खत्म तो भी3 या भी2 और जारी तो भी4, वरना सारा भी1 भी5। भी4 तो जारी है, अब भी3 भी2 तो खत्म है एंड था के साथ तो भी3, या गैप पे रुका तो भी2, है ना? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं पहले इसको बना देता हूं, और एक चीज और क्लियर है आपको, मैं आप सस्पेंस में नहीं रखता हूं आपको, कि वर्ब का भी3 अकेला आ सकता है? नहीं आ सकता। कौन सा हेल्पिंग वर्ड चाहिए? हैज, हैव, और 1 2 3 आ रहा है ना उसमें ब्लिंकिंग टाइमिंग। हाँ मालूम है, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया एंड इट्स नॉट ऑन। हाँ ठीक है, ठीक है, भी3 तो हैज, हैव, हैड के साथ आएगा। तो यहाँ पे इसके पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? वर्ब से पहले एंड सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव आएगा, क्योंकि मैं आई एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब प्लूरल लेता है, तो हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं, तो लिखेंगे आई। उसके बाद चाहिए, अच्छा अभी नहीं बनाते हैं, एक्टिव है कि पैसिव, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये जो मेरा वर्ब है, एक एक्टिव के रास्ते चलेगा और दूसरा पैसिव के रास्ते चलेगा। एम आई राइट? तो मैंने पढ़ाया या किसी ने मुझे पढ़ाया? तो मैंने पढ़ाया मतलब सब्जेक्ट ने काम किया, तो क्या हुआ? ये एक्टिव, और एक्टिव का भी3 क्या रहेगा? भी3 रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई हैव, तो इसका भी3 आई हैव टाउट, मैंने क्या पढ़ाया है? इंग्लिश पढ़ाया। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चले, अगला सेंटेंस में लिखता हूं। मैं, सॉरी, मुझे 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 अंग्रेजी पढ़ाया गया। अब सेंटेंस क्या हो गया? मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है। अपने पास फॉर्मूला हर हाल में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस भी3, सब्जेक्ट वर्ब प्लस भी3। सेंटेंस पढ़ने से वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा? कौन सा फॉर्म लगा? ऑलरेडी क्लियर है, इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भी3, अभी 3 अकेला आएगा नहीं, किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता हमारा एक्टिव में जाएगा या, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट पे जाइए। मुझे, तो मैंने किसी को पढ़ाया या किसी ने मुझे पढ़ाया। तो पैसिव का पहचान है, अगर सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है तो ये क्या होगा? पैसिव होगा। तो मुझे किसी ने पढ़ाया पैसिव हुआ। यहां देखिए, भी3 जब पैसिव में जाएगा तो क्या बन रहा है? बिन प्लस, आप याद रखेंगे भी3 के जगह पे बिन प्लस भी3 आएगा। हेल्पिंग वर्ब की कोई डिस्कशन नहीं है, तो अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी रहेगा। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो अब क्या हुआ? आई, क्या लिखेंगे? हैव। अब भी3 बन गया बिन प्लस भी3, तो आई हैव बीन टाउट, क्या पढ़ाया गया है? इस तरह से क्लियर हो गया कि मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है तो एक्टिव हुआ आई हैव टाउट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है तो पैसिव हुआ आई हैव बीन टाउट। अगर मैं बोलूं मुझे दावत दिया गया है, एक्टिव है कि पैसिव? तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन इनवाइटेड, रोड मरम्मत किया गया था, एक्टिव या पैसिव? रोड अपने आप मरम्मत नहीं होगा, कोई इसे करेगा। तो रोड मरम्मत किया गया था तो खत्म हो गया, तो भी3। अब भी3 कौन से मोड में? पैसिव। पैसिव भी3 में क्या होगा? बिन प्लस, तो रोड मरम्मत किया गया था, क्या होगा? रोड हैड बिन, एकदम क्लियर है, रोड हैड बिन रिपेयर्ड।
कंफर्म एंड बने रहे आप। ये लास्ट अगला फॉर्म जो है अपने पास कौन सा फॉर्म है? V4। आप कहेंगे सर आखिरी फॉर्म तो V5 है, तो जानकारी के लिए फिर याद दिला दो, V5 की सेटिंग किसके साथ है? सॉरी, V5 किसके साथ है? V1 के साथ। ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन है। V1 सिंगुलर फॉर्म है एंड V5 सॉरी V1 प्लुरल फॉर्म है एंड V5 सिंगुलर फॉर्म है, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, अभी अपने पास क्या बचा? V4। तो आखिरी के में लास्ट कुछ मोमेंट में मैं आपको बताता हूं वर्ब का V4 हम कैसे लगाएंगे। V4 कहां लगाते हैं? जब काम जारी है। मिटा दे से हम कंफर्म। वीडियो तो पूरा आराम से रुक रुक के देख सकते हैं ना आप। ठीक है, आसान रहेगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सेंटेंस के हिसाब से हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? क्योंकि काम जारी है। ये सब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेशन बनाने से पहले आप चेक कर लीजिए हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई। ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। वर्ब कौन मिला? V4। इसके अच्छा V4 अकेला आ सकता है क्या? V4 अकेला आ सकता? नहीं आ सकता। V4 को क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। है वे V4 के पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम और हाँ। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? V4 कभी अकेला नहीं आ सकता, तो क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? है में इज हमारा था वाजब। अच्छा, ये जो हमारा वर्ब है इसके रास्ता भी क्लियर करना पड़ेगा, एक्टिव रास्ता या पैसिव। तो ये एक्टिव का रास्ता है और ये पैसिव का रास्ता। तो ये कैसे चेक करेंगे? हम लोग सब्जेक्ट पे जाएंगे। अब देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या कोई मुझे पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं या कोई मुझे पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट ने काम किया, तो क्या हुआ? एक्टिव हुआ। और एक्टिव का V4 क्या रहेगा? V4 ही रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब है तो आएगा। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई एम, क्योंकि इज V4 में है के साथ 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम एंड आर। ये याद कर लेना है। तो आई के साथ क्या फिट होगा? एम। तो आई एम। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो टीच का V4, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? तो आई एम टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कोई दिक्कत है? चलो एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। एंड सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। क्या सेंटेंस है? मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तो हमारा वर्ब का फॉर्म यहां भी कौन आया? कौन सा फॉर्म? कोई दिक्कत है? काम जारी है पढ़ाने का, और इसका हेल्पिंग वर्ब भी तय है। हेल्पिंग वर्ब क्या है मिस्टर अभिनव? हेल्पिंग वर्ब क्या है V4 का? इजमार और वाजब। तो हमारे पास सब क्लियर है, सिर्फ रास्ता हमको कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कहां जाएंगे? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे किसी ने अंग्रेजी पढ़ा रहा, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं? कोई मुझे पढ़ा रहा है। तो कोई मुझे पढ़ा दिया, तो हमारा रास्ता कौन हुआ? पैसिव। अब आप देख सकते हैं कि V4 अगर पैसिव बनेगा तो क्या आएगा? बीइंग प्लस। तो ठीक V4 के जगह पे, उससे पहले और उसके बाद नहीं, ठीक V4 के जगह पे क्या बन जाएगा? बीइंग प्लस B3। मैं अभी ट्रांसलेट करता हूं, देखिए। मुझे, तो हम लिखेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का रूल है क्या? नहीं। हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव में है तो पैसिव में रहेगा, क्योंकि V4 कभी हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर सकता, V3 कभी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं कर सकता काम। और V3, V2, V1, V5 के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, उधार लेता है तो उधार वाले को हम लोग पैसे में लेके नहीं जाते। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे? आई एम। V4 की जगह क्या हो गया? ये देखिए V4 क्या लेकर आएगा? बीइंग प्लस। तो लिखेंगे आई एम एंड देन क्या हुआ? बीइंग। आई एम बीइंग क्या? टाउट। तो इसका V3 क्या हुआ?
टाउट, आई एम बीइंग टाउट क्या? इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बोलूं रोड मरम्मत किया जा रहा है, एक्टिव है कि पैसिव? क्या बोलेंगे फिर? और रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, एम आई राइट ना? तो इस तरह से अब आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं, राइट? कोई भी सेंटेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रॉब्लम होता है ऑडियंस, अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी को अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम होता है, आप मुझे जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको सोल्यूशन दूं, ठीक है? कोई भी हिंदी का सेंटेंस सिर्फ एक फॉर्मूले से बनता है, वह है सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वर्ब 3 है, डू, बी, हैव। इस तीनों के 5-5 फॉर्म है, और ये 5 फॉर्म 3 ही काम करता है, या तो जारी है या खत्म है, वरना सिर्फ क्या होगा? तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आप जरूर इसका फायदा लें, ठीक है? और आप 2, 3, 4, 5 मरतबा देखिए, एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, ठीक है? एंड फिर मैं याद दिला दूं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आ सके। अगर आप वाकई चाहते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम नॉर्मली रोज हमारा वीडियो आएगा। कभी ग्रामर से रिलेटेड होगा, जहां मैं आपको हिंदी को अंग्रेजी करना सिखाऊंगा, ठीक है? कभी हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, या स्पीच होगा, या डिबेट्स होगा। वो वीडियो रहेगा जहां आप सुन के सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।